हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन के लिए शुरुआत करते हैं अपने जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 50 प्लस क्वेश्चन की आपकी ये श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग अच्छे से डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डिस्कशन करते हैं उनका। और अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको जरूर इस क्लास का फायदा जरूर मिलेगा। तो भाई जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, नोट्स बनाते चलें। आरओ की जो वैकेंसी आपकी ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। बहुत जल्द का मतलब ये होता है कि भाई आप ये मान के चलो, जब भी एग्जाम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। तो अपनी तैयारी को अच्छे से धारदार बना के रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को याद करिए। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे आपको, और अभी से आप करोगे तभी चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि फैक्ट को याद करना आसान नहीं होता। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर ले। सेशन को लाइक और शेयर जल्दी से सभी को कर देना भाई। सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दें। एक बार शुरुआत करते हैं, शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। और आप देख रहे हैं आरओ के लिए जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एग्जाम दृष्टि पर, वो लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट कंप्लीट बैच आपको मिलेगा ये। इसमें आपको जो जितने भी आपका पूरा सिलेबस है उन सब चीजों को यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, सभी चीजों को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, सभी गुड इवनिंग है। उमा कुमारी, स्वतंत्र कुमार, अंतिमा सिंह, अर्चना राव, सभी गुड इवनिंग है। सभी लोग आ जाएं जल्दी से। और ये जो बैच आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करेंगे, वहीं पर आपको बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप यूबीपीएसएस के लिए अगर प्रीलिम्स देने वाले हैं, यूबीपीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो प्रीलिम्स में तो अभी समय है थोड़ा सा, और आप उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन में आपका प्रीलिम्स, मेंस, ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। प्रीलिम्स भी होगा और अच्छे से आपका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, अजय सिंह कहाँ से पढ़ाते हैं आप? दिल्ली मुखर्जी नगर से क्लास चलती है आपकी, ये तो यहीं पर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, पीसीएस वगैरह की, वो उन सब के लिए बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप क्लासेस ले सकते हैं अच्छे से, डेमो क्लास भी आपको मिल सकता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लास, और फिर उसके बाद भी अपना एनरोलमेंट करके प्रॉपर तरीके से क्लास कर सकते हैं। देखो समय है तो उसका यूज करें, समय है उसका फायदा उठाए, अच्छे से चीजों को पढ़े, अच्छे से समझें, आंसर राइटिंग करें खूब अच्छे से, खूब आंसर लिखें। जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद होंगी। आप लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो इसीलिए आपके पास जो समय है ना अभी में, आप में जो लोग नए नए तैयारी करने वाले हैं वो सभी लोग फाउंडेशन कोर्स में जरूर आए, और फाउंडेशन से आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आरओ जो हाईकोर्ट का देने वाले उनके लिए बैच चल ही रहा है। हिंदी क्लास उसमें हमारी चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो हिंदी आपको पढ़ने को मिल सकती है। चलिए भाई, शैलेश कुमार गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, कई सारे कल क्वेश्चन में करवाए थे, आज उन्हीं के आगे चलेंगे, उन्हीं की आगे बात करेंगे। ठीक है, तो कल काफी सारे क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ये मोपला विद्रोह भी हो गया था। कल की क्लास नहीं देखी तो भाई देख लेना सभी लोग। और ये वाले भी क्वेश्चन हो गए थे। इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी हो गया, 31 भी हो गया था। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया था। कई सारे क्वेश्चन तो हमारे कल हो गए थे, कुछ बचे हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अपेक्षित है? पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अपेक्षित है, ये पूछा जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन गलतियां होती हैं ऐसे आसान प्रश्नों में जरूर। और यही आपके आरओ के लिए, एग्जाम के लिए जरूरी है कि आपको फैक्ट याद रखें, फैक्ट याद कर सके। तो आपके लिए जो 50 क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसको आप करते रहें, आपके कई सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, कई सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और सेशन को लाइक कर दें एक बार सारे लोग। क्या आंसर आ रहा है? गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है भाई सभी को, जो लोग आते जा रहे हैं फटाफट गुड इवनिंग सभी को। जल्दी जल्दी से आंसर बताएं। 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष, 40 वर्ष है, कितने वर्ष है आयु? प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं भाई, आप जितने लोग हैं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आपकी आयु कितनी है, 25 वर्ष या 30 वर्ष? बी आंसर आ रहे हैं 25 वर्ष। दिव्या मिश्रा, स्वतंत्र कुमार, उमा कुमारी। और लोग आंसर कब लगाएंगे, ये बाकी लोग आंसर क्यों नहीं लगाते हैं? राष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष है, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप बन सकते हैं अगर आप 35 साल के हैं। और 18 साल के अगर आप हैं तो भारत के क्या है, लोकतंत्र में वोट दे करके वोट दे सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, सभी का आंसर, मैक्सिमम लोग आंसर बी बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग के आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात। देखो यहां पर ध्यान देना, जो प्रधानमंत्री बनने की आयु है 25 वर्ष है, राष्ट्रपति बनने की आयु जो है वो क्या है, 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति बनने की आयु क्या है, 35 वर्ष है। तो यहां पर चीजें देखो, ध्यान देना थोड़ा सा। 25 वर्ष की उम्र अगर आपकी है, न्यूनतम की बात थोड़ी ध्यान रखना, न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा, ये बात बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है,
समझ गए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कभी एग्जाम में आ जाए ना कि नियुक्ति होगी, चुनाव होगा, क्या होगा, तो आप सोचेंगे चुनाव होता, चुनाव लगा दिया। तो ध्यान रखें, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। रट के रख लो इस चीज को, ये पूछी गई है कई बार और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री साहब की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करी जाती है। प्रधानमंत्री को संसद, किसको? संसद, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री हो जो क्या, जो या तो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, यह जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना सभी लोग। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो इस बात को ध्यान रखें सभी लोग। सर नोटिफिकेशन कब तक आएगी? भाई शुभम कुमार जी ने कई सारे कमेंट कर दिए बिल्कुल तेजी से कि सर कब तक आएगी नोटिफिकेशन, कब तक आएगी? अरे भाई नोटिफिकेशन जल्द ही आई है। टेंडर एजेंसी अभी तक क्लियर नहीं थी भाई, ये टेंडर किसको मिला है। अब ये क्लियर हो गया कि एनटीए को मिला है, तो एनटीए अपना काम कर रही है, प्रोसेस में लगा हुई, सारी चीजें प्रोसेस में है। तो जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। अभी आपका फोकस पढ़ने पर होना चाहिए, ना कि इस कमेंट पर कि आप 10 कमेंट करके यही पूछ लो। आप एक ही करोगे तो भी हमें दिख जाएगा। ठीक है, बता दिया कि भाई नोटिफिकेशन आपको एनटीए जो है, आरओ का एग्जाम जो है एनटीए को दे दिया गया टेंडर, एनटीए एग्जाम करवाएगी और जब करवाएगी बता दिया तो भाई जल्द ही आपको मिलेगा, 1.5 से 2 महीने में, 3 महीने में। ठीक है, तो ये मान के चलो अप्रैल या मई अप्रैल में आपका एग्जाम ये होगा। तो पढ़ते रहना है, अपना काम है जो पढ़ाई करते रहना। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तो ही एग्जाम निकलेगा। अब आप इस चक्कर में बैठे रहो सर एग्जाम जब फॉर्म आएगा तभी पढ़ेंगे, तो एग्जाम निकलने से रहा फिर। ठीक है, तो यहां पर भाई संसद लोकसभा की सदस्यता के लिए हमें कितना चाहिए? उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए हमें 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संसद है ये किससे मिलकर बनती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका कई बार। तो संसद में 3 चीजें हैं, क्या है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक आपका क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, और इसके अलावा राष्ट्रपति भी आएगा। ध्यान रखिए, ये 3 लोग मिलकर के संसद निर्माण करते। संसद बनेगा किससे? तो 3 लोगों से। यही 3 लोग के नाम याद रखने, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये 3 लोग हैं। तो संसद एग्जाम में पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये 2017 का पेपर उठा के देखेंगे, पीसीएस में क्वेश्चन आया है, आरओ में आ चुका है। क्वेश्चन आपके बराबर बन रहे हैं इन्हीं चीजों से। बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आपको याद नहीं होंगी तो आप लगा नहीं पाओगे आंसर। ठीक है, चलिए भाई आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि यहां पूछा गया यदि के अधिकतम, यदि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, अविश्वास प्रस्ताव पारित करते तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सभाएं पृथक रूप से, दोनों सभाएं संयुक्त रूप से। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर सभी लोग आंसर लगाते चलें। तो लोकसभा और राज्यसभा को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना भाई सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहां से, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से इसको पढ़ें। बताइए आंसर, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का? लोकसभा, राज्यसभा, क्या आंसर है? आंसर यहां पर ए आ रहे हैं, बहुत शानदार। बाकी लोग भी लगाते चले आंसर। चलिए और लोग आंसर लगाएं, और लोग आंसर करते चले। चलिए, तो यहां पर आंसर ये है भाई, पूछा गया अधिकतर अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सभा पृथक रूप, संयुक्त रूप से। आंसर मैक्सिमम लोग जो जनता जनार्दन कह रहे हैं कि भाई यदि लोकसभा के अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करें। कहां के? लोकसभा। क्योंकि भाई देखो, आप जो इलेक्शन देते हैं, जो वोट करते हैं इलेक्शन में, वो सब कौन से, वो सब कहां जा रहे हैं? वो सब आपके लोकसभा में जा रहे हैं। तो लोकसभा के प्रति ही अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो क्या होगा? तब मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कौन सी मंत्रिपरिषद? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जाए जिम्मेदार ही, आपसे पूछा किसके प्रति उत्तरदायी है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित जो है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, अच्छे से याद रखिएगा भाई। कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से, और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और कई बार गलतियां भी करते हैं लोग। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, जिसको पता कमेंट करके बताओ। 2-3 क्वेश्चन यहां पर आपको हम देने वाले हैं। लोक लेखा समिति जो आपकी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है?
इसको बोलते हैं पब्लिक, आपकी पीएससी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी बोलते हैं। कभी कभी आपको पीएससी मिले, कभी कभी लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से, कितने राज्यसभा से, बताइए आंसर। तो पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये, और कई बार पूछा भी गया है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखिए, पहली बार इसका अगर आपसे पूछे भाई पहली बार इसका गठन कब होता है, 1921 में इसका गठन होता है। पहली बार गठन कब होता है? 1921 में इसका गठन होता है। कब? 1921 में इसका गठन पहली बार होता है। आपसे एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं पहली बार कब होता है, लेकिन बाय द वे अगर आपसे पूछे तो भाई गलती मत करना। 30 आंसर आ रहे हैं, 22 आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। 30 आंसर वाले भाई कौन से लोग हैं? बहुत से लोग 30 आंसर दे रहे हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान से सुन लो, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछा गया है, ठीक है। ये क्या करती कमेटी, क्या कार्य करती है? तो जितने भी मंत्रालय हैं उन सबके व्यय की जांच करती है भाई, व्यय पर नियंत्रण रखने का कार्य होता है, इसका नियंत्रण रखती है। जो आपके लोग जैसे आपके क्या है भाई मंत्रालय हैं, इन मंत्रालय का व्यय कहां है, कैसे हो रहा है, इस पर नियंत्रण रखने का काम कौन करेगा? लोक लेखा समिति, ठीक है। और जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसकी रिपोर्ट पर क्या करेगा? उसकी रिपोर्ट पर यह विचार विमर्श करता है। तो ये सब काम इसके है। जितने लोग 30 बता रहे हैं वो सभी गलत है भाई। 30 जो है प्राक्कलन समिति में होते हैं, बिल्कुल सही बात है दिव्या। और जो लोग 22 बता रहे हैं वो सही है भाई। 22 सदस्य होते हैं। कितने हैं सदस्य? तो ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती कई लोग कर रहे हैं। 22 होते हैं सदस्य। और ये 22 में से अगर लोकसभा राज्यसभा पूछा तो भाई 15 और 7 का रेशियो होगा। यहाँ पर कितना होगा? 15 और 7 का। तो ध्यान रखो जो 22 सदस्य आपके हैं, यहां पर इसको कर लेते हैं। ये जो 22 सदस्य इसमें क्या है, यहां पर 15 और 7 का रेशियो चलता है। तो 15 कहां पर? लोकसभा में, और 7 कहां पर है? राज्यसभा में, ठीक है। 15 कहां पर? लोकसभा में, 7 कहां है? राज्यसभा में। बात समझ में आई सबको? चलिए भाई, गुड इवनिंग है। क्लास को लाइक और शेयर करते रहे आप लोग, शेयर कर दो एक बार अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स को, सभी को क्लास, ठीक है। प्राक्कलन समिति जो है पहली बार कब गठित होती है? तो 1950 में होती है। तो एक थोड़ा सा पेज लेते हैं, यहीं पर बता देते आपको कि भाई प्राक्कलन समिति भी नोट कर लेना। जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो नहीं नोट कर रहे हैं कोई बात नहीं, सुनते रहना। प्राक्कलन समिति सबसे पहली बार गठित होती है 1950 में। कब होती है गठन? तो पहली बार आपसे पूछा जाए प्राक्कलन समिति 1950 में। आपसे पूछा जाए पहली बार लोक लेखा समिति 1921 में, ठीक है। तो नोट कर लेना। यहां पर टोटल कितने सदस्य होते? तो भाई यहां पर आपके जो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। यहां पर सदस्य की संख्या कितनी है? तो यहां पर जो सदस्य हैं वो 30 हैं। तो जो लोगों ने 30 बताया था उनका क्वेश्चन ये है कि भाई प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं। नोट कर लेना। पहली बार 1950 में। किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई की सिफारिश पर गठन होता है इसका। जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन होता है। याद रखिए 1950 में पहली बार गठन होता है। 30 सदस्य होते हैं इसमें, और केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य यहां पर शामिल होंगे, ठीक है। केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल हैं। सभी लोग ध्यान रखें, यहां पर राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। चीजें समझ में आ रही? चलिए, याद हो रही चीजें भाई? ऐसे ही 2-3 चीजें देखो, थोड़ी थोड़ी चीजें करके याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक है सार्वजनिक उपक्रम पर समिति आपकी जो होती है, सार्वजनिक उपक्रम पर समिति, वहां पर भी 22 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा के लिए है। इस बात को याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलें। चलिए, यहां पर आपको हमने जो जानकारी दी आपको समझ में आ गई होगी, और आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? आंसर आपने पहले बता दिया आपको भाई क्या है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हार जाता भाई। यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो क्या हो जाएगा? पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, सभी लोग ध्यान देना कि यहां पर क्या है, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। बात समझ में आई? तो याद रखना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देती है तो आप गलतियां कर देते हो, तो इस चीज को भाई गलती मत करना आप में से कोई भी लोग, ठीक है। तो इस बात को समझना कि भारतीय संविधान में अविश्वास जो प्रस्ताव है इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और लोकसभा ने अपने नियम किसमें, लोकसभा नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद, किसके, यहां पर ध्यान देना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम बनाया गया है। तो यह नियम बनाया गया है, ये संविधान में नहीं है, संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। ये 2-3 बातें हैं यहां पर इंपॉर्टेंट है, आप जिनको समझ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अगर आ गया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो नियम 198 आपसे पूछता एग्जाम में, भाई नियम 198 क्या है?
नियम 198 में क्या है, प्रक्रिया दी गई है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जब अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया के लिए नियम बनाया गया। तो अविश्वास प्रस्ताव कहां पर है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन नहीं 5-6 क्वेश्चन है आपके। अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको 5-6 क्वेश्चन यहां पर दिख जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया है? चंद्रशेखर है, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह है और आई.के. गुजराल है। कौन है इसमें से कभी भी सामना नहीं किया है? बताइए जल्दी से, कभी भी सामना नहीं किया है। आंसर क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का सही जवाब? सी आंसर आ गया है। तो भाई जल्दी जल्दी से कमेंट करते चले सभी लोग। और पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रही चाहिए, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना है सबको। आंसर यहां पर चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी भी उपस्थित नहीं हुए और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। कौन है वो व्यक्ति? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया था, तो वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, तो वो है, यहां पूछा है कभी संसद सामना नहीं किया, वो है चौधरी चरण सिंह। इन्हीं के नाम पर चौधरी चरण सिंह CCS जो लखनऊ का एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पर है। लखनऊ जो आपका एयरपोर्ट है वो इन्हीं के नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही है वो। तो ध्यान रखिएगा ये बातें, ये चीजें जरूर याद रखनी है आपको, ठीक है। और ऐसे भी कई प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा के सदस्य नहीं हुए, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, पद ग्रहण करते समय राज्यसभा के सदस्य रहे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री कोई बताएगा कि जो क्या है लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी थी। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे? कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, कौन कौन से बताएंगे? क्या आंसर हो जाएगा? प्रधानमंत्री कौन से हैं जिन्होंने अपने मोरारजी देसाई ध्यान में थे, बाकी कौन है? तो ये क्या थे? राज्यसभा के सदस्य। तो ऐसे पीएम जो क्या है राज्यसभा के सदस्य थे। नोट कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती, फैक्चुअल जानकारी है। आपको आरओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। मनमोहन सिंह है, बिल्कुल सही बात, 3 लोग हैं, मनमोहन सिंह है और एक आपके आई.के. गुजराल जो है, इंद्र कुमार गुजराल। तो ये आई.के. गुजराल साहब जो है ये भी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपके क्या थे? राज्यसभा सदस्य थे। और आपके पीएम जो मनमोहन सिंह हैं ये भी थे, मनमोहन सिंह जी भी क्या थे? ये राज्यसभा के सदस्य थे। और एक इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही आंसर है इंदिरा गांधी, ठीक है। ये 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने, सभी को 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने। और 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो है 2 बार, ये बात भी ध्यान रखनी, बहुत से लोग नहीं पता होगा। गुलजारी लाल नंदा नाम सुना नहीं सुना इनका? बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। तो भाई गुलजारी लाल नंदा जो है ये कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर 2 बार बन चुके हैं। ये कार्यवाहक पीएम बनते हैं 2 बार, 2 टाइम, ठीक है। तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो बनते हैं आपके कौन से? गुलजारी लाल नंदा। नाम याद रखना, ये सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो अलग आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा किया, तो आंसर अलग होगा। तरह तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको हम हर मोड के क्वेश्चन समझा रहे हैं, हर चीजें आपको दे रहे हैं। बाकी आपने अगर नोट कर लिया हमारी चीजों को तो बहुत फायदा होगा, नहीं नोट किया सुनते जा रहे हो तो भी फायदा होगा, लेकिन बशर्ते आपको याद रहे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। और पूछा भाई कौन सा सामना नहीं किया, तो यहां पर आंसर आपने बता ही दिया था। ये इनका कार्यकाल दिया 1979 से 1980 तक ये रहते हैं और कुछ दिनों के लिए मतलब 28/7 से आते हैं, 14/1 तक रहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद में नहीं किया। भाई कौन से निम्नलिखित में से कौन से संघ कैबिनेट मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने? बताइए। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर? चलिए गुड इवनिंग है सभी को, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते चले आंसर। सफदर मेहंदी। तो जितनी चीजें हमने बताई अगर आपने नोट कर ली होगी तो बहुत फायदा होगा इसका।
अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं ये 5 वर्ष का कार्यकाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपको पूछा जाए, और प्रथम गैर कांग्रेसी जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा किया तो वाजपेयी जी थे, और पहले गैर कांग्रेसी तो आपके कौन से, मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आंसर क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का? डी आंसर, सी आंसर? लगाओ भाई आंसर लगाओ, कई लोग तो बैठे रहते हैं। अच्छा, उप प्रधानमंत्री जो है, कहीं पर आपको उप प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आता बताइए? उप प्रधानमंत्री कहीं है? उप प्रधानमंत्री के लिए कभी आपको कोई अनुच्छेद मिला है? कौन कौन से लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री अभी तक बन चुके हैं? बताइए आंसर। आंसर यहां पर क्या आ रहे हैं भाई? आज देख इतने लोग रहे, आंसर आधे लोग लगा रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं लगाते। बी आंसर, सी आंसर आ। तो भाई पूछा गया है मोरारजी देसाई, एच डी देवेगौड़ा, आई के गुजराल, चौधरी चरण सिंह। बताओ कौन से ऐसे लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं भारत के? पहले कौन से व्यक्ति हैं? देखो एच डी देवेगौड़ा जो थे ये संघ कैबिनेट में मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने, और देवेगौड़ा जो है कब से कब तक रहते? तो जून 1996 से 11वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, और वे इस पद पर 1997 21 अप्रैल 1997 तक रहते हैं, 1997 तक रहते हैं। और देवेगौड़ा जो है कर्नाटक के दिग्गज नेताओं में से एक थे, एच डी देवेगौड़ा। तो यहां पर आंसर जो है, यहां पर आंसर जो लोग बी लगा रहे हैं उन सभी के सही हैं। ये कर्नाटक से थे। ठीक है, संविधान में नहीं दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही बात, संविधान में नहीं दिया गया है। तो भाई कहां पर दिया गया? इनके बारे में कहीं दिया गया है? ये नहीं दिया गया भाई। एक तरह से क्या है, परिस्थितियों के अनुसार नियुक्ति करी जाती है। तो ये क्या है, ऐसे में आपके जो है सरदार पटेल जी जो थे हमारे पहले होते हैं, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। और आपने एक किसी ने आंसर किया एल के आडवाणी, तो आडवाणी साहब भी ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? एल के आडवाणी साहब भी हमारे क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो याद रखें एल के आडवाणी। और मोरारजी देसाई ये भी हैं इसी में शामिल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, ये आपको नाम हम इसलिए बता रहे हैं, क्या पता इसमें से कुछ पूछ ले आपसे। और जगजीवन राम, तो जगजीवन राम जो हैं ये भी क्या है, ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं। हाँ बिल्कुल, राजनीति मजबूरी है, इसी वजह से इनको पद दिया गया। ये चौधरी चरण सिंह भी इसी में आते हैं, तो चौधरी चरण सिंह जो है वो भी इसी में शामिल, ये भी उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले बनते हैं, एल के आडवाणी साहब बन जाते हैं। तो ये कुछ नाम है यहां पर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर, आंसर सभी को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम भारतीय उप प्रधानमंत्री, देखो क्वेश्चन आ गया, सीधे सीधे क्वेश्चन ही आ गया आपका। हमारी क्लास में बहुत बफर होता है। बफरिंग तो हमें इधर तो बिल्कुल नहीं हो रही भाई, आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा बहुत, या तो फिर बाबू जगजीवन राम, चौधरी देवीलाल भी थे एक जो उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए क्या आंसर आ रहा है इसका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या लग रहा है? अच्छा, लोकसभा की प्रथम, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब होती है पता है किसी को? राज्यसभा की प्रथम बैठक, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बताओ राज्यसभा की प्रथम बैठक कब होती है? उप प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, अब तो सभी जान ही गए होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है। और सरदार को, सरदार की उपाधि कहां मिलती है? तो आपको हमने कल ही बताया था, ये उपाधि इनको जो है बारदौली मिलती है महिलाओं के द्वारा। कहां पे? बारदौली में महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी जाती है। गुलजारनंदा। प्रथम बैठक राज्यसभा की कब होती है? अभी भी आंसर नहीं आ पाए हैं, तो ध्यान रखें भाई। प्रथम बैठक, देखो राज्यसभा का गठन कब होता है? 3 अप्रैल 1952 को होता है। कब होता है? अगर आपसे पूछा जाए इसका गठन, तो 3 अप्रैल 1952 याद रखेंगे, इसका गठन होता है 1952 को इसका गठन। कई बार ये पूछा कि राज्यसभा का गठन कब होता है? 1952 में। आपसे पूछा राज्यसभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो मई में होती है, 13 मई 1952 को। 13 मई 1952। फैक्चुअल जानकारी है, क्योंकि भाई पेपर की डिमांड है कि आपको फैक्चुअल जानकारी रहे। आप देख रहे क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, इसीलिए नोट करते जाना। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 80। राज्यसभा किसे बताया गया है? अनुच्छेद 80। ठीक है, चलो आगे आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे पूछा गया है। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट लगाओ जल्दी से आंसर, आगे चलते हैं। जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो आपको सारी बता रहे हैं।
चलिए बताते चले आंसर। राइट आंसर इसका क्या है? अब ये तो भाई सबको ही पता होना चाहिए। देखो अगर ये नहीं पता ना किसी को तो फिर कुटाई होगी, देख लो। ये नहीं पता है तो कुटाई हो जानी चाहिए फिर। नेहरू जी जो हैं इनका क्या होता है, कार्यकाल सबसे लंबा है। कितने वर्ष का है? ठीक है, तो आंसर इसमें क्या, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें लगा ही दो आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये क्या है? प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रेसिडेंट पूछे तो भाई कई लोग तो प्रेसिडेंट भी कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रथम प्रेसिडेंट ये हैं। आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, उन्होंने भी 2 टर्म पूरे किए, इन्होंने भी 2 टर्म पूरे किए और इन्होंने भी 2 टर्म पूरे किए। शुरू में सबने 2-2 टर्म मार दिए, तो ध्यान रखना चीज को। ठीक है, आगे आ जाओ। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? गोबी है, थार है, सहारा है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है, तो बताइए भाई जल्दी से। चाचा नेहरू। चलिए, अभी भी कई लोग क्लास में जो हैं गायब रहते हैं भाई, समय से क्लास में नहीं आते हैं। एक बार उन तक भी क्लास पहुंच जाए। चलिए, सहारा, सहारा आंसर आ रहा सभी का। सहारा मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, सबसे बड़ा। गोबी, थार, सहारा, तो भाई देखो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा मरुस्थल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपको ध्यान में कहां पर फैला है। अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको चीजें समझ में होंगी। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप आपका, आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप ऐसे बना लो, एक गोभी का फूल जैसे बनता है, ऐसा करके बना लो। ठीक है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, आप देखोगे कहां फैला, ये आप देखेंगे तो कहां पर है? अल्जीरिया है, चाड है, माली है, मॉरिटेनिया है, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को, इन देशों में फैला है। ये इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो आप ऐसे मैप बनाकर इसको नोट कर सकते हो, इसमें कहां कहां पर कौन कौन सी लोकेशन आप डाल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि भाई कहां कहां फैला है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई कहां फैला है अफ्रीका आपका मरुस्थल, तो ये सहारा मरुस्थल इन जगहों पर, अल्जीरिया, चाड, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को में फैला हुआ है। ठीक है, आगे आ जाओ। महान विक्टोरिया मरुभूमि कहां है? द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट पूछा गया। ऑस्ट्रेलिया में है, इजिप्ट में और इंडिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है। कहां पर है भाई? जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू करें सभी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या लग रहा है? क्या आंसर आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया आंसर आ रहा है, कई लोग के आंसर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। सही है क्या ऑस्ट्रेलिया? कई लोग के आंसर इशारा कर रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। जिनके भी आंसर ये आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आपको फैक्ट देखो याद होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया क्या है यहाँ? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे डेजर्ट हैं। आप 2-4 के नाम अगर पता किसी को तो जल्दी से कमेंट करो भाई, 2-4 के नाम अगर पता किसी को तो कमेंट करके बताइए कौन कौन से डेजर्ट है यहाँ पर, कौन कौन से डेजर्ट पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बताओ बताओ, 2-3 नाम तो बता ही दो, क्योंकि यहां से पूछे बहुत जाते हैं डेजर्ट आपके। आपके ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। नहीं पता? ग्रेट विक्टोरिया है, देखो, और देखो हाँ आ गया, गिब्सन आ गया, सिम्पसन आ गया, और ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, सिम्पसन है, सैंडी। तो भाई देखो गिब्सन आपका क्या है, ये यहीं पर पड़ता है, गिब्सन। ठीक है, सैंडी और आपका एक ग्रेट विक्टोरिया तो है ही है। तो ये 2-3 नाम याद रखो, क्योंकि ये पूछे गए पीसेस में। आज का गिब्सन डेजर्ट कहां पर है, सिम्पसन। तो ये जो नाम है ना, 2-4 नाम जरूर याद रखो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ग्रेट, सैंडी और कई सारे करके हैं, तो 4-5 डेजर्ट यहां पढ़ते हैं, आपको नाम याद रखना इनके, बस कौन कौन से हैं। रट लो, कैसे भी करो, रट लो, आपको सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन देता है। ये पीसेस में आएगा, आरओ में आएगा, कई बार आएगा। याद नहीं आ रहा, अब भाई याद नहीं आ रहा तो याद करना पड़ेगा ना। याद करो इसको, याद नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा फिर। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, पीडमोंट पठार कहां पर है? कई किसी को पता है पीडमोंट पठार? ये आपके आरओ में कई बार पूछा गया, पीडमोंट पठार जो है कहां पर है? देखते किसी को पता है पीडमोंट पठार? पीडमोंट पठार
कहाँ कहाँ पर है भाई? पीडमॉन्ट, पठार कहाँ पर है? चलो आगे चलते हैं, कमेंट करके बताना इसको। यहाँ पर देख लो क्या है भाई, विक्टोरिया मरुभूमि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है आपका। नेक्स्ट तकला मकान मरुस्थल बताओ। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया है, दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका में सहारा का दक्षिणी तट है, या पश्चिम एशिया है? तकला मकान मरुस्थल। तो भाई पीडमॉन्ट कहाँ पर है? इटली, इटली आंसर आ रहा है, एक आंसर इटली आया है। तो बताओ भाई कहां पर है ये? इटली नहीं है, यूएसए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बुक्कू जो है इनका आंसर सही, प्रवीण कुमार। ये पूछा गया ये वाला मरुस्थल भाई कहां पर बताओ? सभी लोग बताइए। चलो चाइना बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं तकला मकान मध्य एशिया में है, साउथ है, देखो पश्चिम एशिया में है। ठीक है, मिले जुले से आंसर आ रहे हैं। और ये बड़ी देख के हंसी आती है, इतने आसान आसान देखो फैक्ट है, ये आपको रटने हैं भाई, कैसे भी करके। तकला मकान मरुस्थल कहां पर? तो मध्य एशिया में पड़ता है, चीन में स्थित, या दक्षिण में कुनलुन पर्वत, और पश्चिम में देखेंगे पामीर पठार, और इसके उत्तर में तियनशान पहाड़ियों से सीमा बनाता है। इतने जगह फैला हुआ है, मतलब इसकी सीमाएं अलग अलग हैं। 1000 किलोमीटर लंबा, 400 किलोमीटर चौड़ा मरुस्थल है। इसे खंड लहरों का स्थान भी कहते हैं। तो कहां कहां पर है आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर आपका हो जाता है पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया। ठीक है, तकला मकान। उल्लू रिफर्स, उल्लू क्या है? उल्लू का तात्पर्य क्या है बताओ? अभी देखो ये कहां क्वेश्चन आपके 2020 नहीं 2021 में आरओ कोर्ट हाई कोर्ट में पूछा गया है। उल्लू क्या है भाई? उल्लू उल्लू क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या आंसर आ रहा है इसमें? ए आंसर, डी आंसर। उल्लू क्या है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक है, सबसे बड़ी तितली है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, रेतीले पत्थर के विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। उल्लू, उल्लू आंसर देखो आ रहा है। उल्लू जो है रेतीले पत्थर के विशाल खंड है, जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित। तो आंसर आपका पहले वाला सही है। यह विशाल पत्थर जो है आदिम ऑस्ट्रेलियाई के लिए पवित्र है, और धार्मिक महत्व के कारण 2019 से इस पत्थर का चढ़ाई जो है बंद कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना है, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में सूचीबद्ध भी कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्या है आंसर? पिछला क्या बता रहे हैं? तकला मकान मध्य एशिया में, चीन में स्थित। आंसर क्या लगा दिया हमने? अच्छा, मध्य पश्चिम एशिया, सॉरी चेंज कर लो। देखो बताया तो, एक्सप्लेनेशन बता दिया तो भी दिक्कत है। एक्सप्लेनेशन तो बता ही दिया। चलो इधर आ जाओ। किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? बहुत आसान है। तो किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई विक्टोरिया झील कहां पर है। विक्टोरिया जो है ये कई बार पूछा गया, विक्टोरिया झील किसके से सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील किससे सीमा बनाएगी? एक्सप्लेनेशन के बाद अगर ऑप्शन गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको तो समझदार हैं, बच्चे तो है नहीं आप लोग। ठीक है, बताइए। यहां पर पूछा गया विक्टोरिया जो है झील कहां कहां पर फैली, किस किस देश में फैली हुई? 3 देशों में, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो नाम याद रखना, केन्या में है ये, केन्या में है, और युगांडा में है, और तंजानिया में है। तो 3 देशों में आपकी ये झील फैली हुई। कई बार पीसेस में आ चुकी, कई बार आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कहां कहां पर है। 3 देश, केन्या, युगांडा और तंजानिया। नाम याद रखना है। याद है नाम? भूल गए? ठीक है, जैसे आपकी कई सारी झील हैं जो यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं, यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती हैं। ह्यूरन है उसी में आती है आपकी, और ऑन्टोरियो है, एरी है, ये सब याद रखना है। रेगिस्तान का जहाज किसको बोलेंगे? तो सभी के आंसर आ गए भाई, ऊंट को कहा जाएगा। ऊंट को कहा जाएगा। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। आगे देखो, विश्व के किस भाग में जीवों का घनत्व तो सबसे अधिक है? शीतोष्ण घास भूमि, सवाना, या ट्रॉपिकल डेसिडुअस, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? तो पूछा गया विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब से सबसे ज्यादा कहां पर है भाई? जो सबसे ज्यादा जीव का घनत्व जो है, डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर लगा रहे हैं कई सारे लोग।
झीलों का देश भी एक क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में, आरओ में आ चुका है। झीलों का देश किसे कहते हैं? चलो ये बताओ कहां पर सबसे ज्यादा होगा? सर भारत में सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या बात है, देखो कैसा क्वेश्चन है, बताओ भाई भारत में सबसे बड़ा देश कौन सा है, पूछा गया क्वेश्चन। प्रवीण कुमार जी आंसर करें, भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे बड़ा देश कौन सा है बताओ। जैसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, उसी तरह से क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा देश कौन सा है। कौन आंसर? फिनलैंड देखो एक आंसर है। जब हमने पूछा था भाई झीलों का देश किसे, झीलों का या झीलों की वाटिका या हजारों झीलों का देश किसे बोलते हैं, हजारों झीलों की भूमि, तो इसी को बोलते हैं फिनलैंड को। ठीक है, अच्छी बात है, देखो आंसर आ गए सही के, सही आंसर सभी के, वेरी गुड। तो यहां पूछा गया भाई सबसे ज्यादा कहां पर, इस क्वेश्चन का आंसर देखो नहीं आया। देखो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है इनमें जीवों का घनत्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा कहां पर होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जंतुओं और वनस्पतियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वर्षावन सबसे बड़े कार्बन सिंक होते हैं, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं ये वन। ध्यान रखना, पृथ्वी का केवल 6% भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका हुआ है, परंतु विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग 4/5, 4/5 को समझ रहे हो कि 5 भाग में से 4 भाग कहां पर है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। ठीक है, कुल प्रजातियां जो हैं, तो आंसर यहां पर क्या लगाओगे? आंसर आपका सिंपल सा आंसर डी होना चाहिए था। इतना लेट आंसर आप लोग क्यों लगाते हो बताओ, इतना लेट आंसर क्यों लगाते हो? भारत में सबसे बड़ा देश रूस है, देखो आंसर भी आ गया, क्या बात है। हमें बिल्कुल लग रहा था ऐसे ही कुछ आंसर आएगा, भारत में सबसे बड़ा देश रूस है। तो भाई प्रवीण कुमार जी सुन लिया। चलिए तो याद रखिएगा भारत सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब नहीं पूछेगा कोई ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सबको पता होते हैं, बस आंसर नहीं करता कोई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पूछा गया है ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ते गिरते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, कच्छ वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या पर्वतीय वन है। किन के बारे में पूछा जा रहा? चलिए भाई आंसर लगाते चले सभी, क्वेश्चन पूछ के भाग जाते हैं। देखो प्रवीण कुमार कह रहे सॉरी सर, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं सभी के। यहाँ पर ए पर्णपाती वन कई लोग बता रहे हैं, कई लोग कुछ और बता रहे हैं, तो भाई सभी के आंसर आ गए हैं और सारे लोग ही आंसर लगाए, ज़्यादा अच्छी बात है। देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के जो पेड़ हैं शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिराते हैं। कितने? 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? इनको मानसूनी वन कहते हैं। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, और ये वन जो है जल के संरक्षण के लिए गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि भाई पानी क्या करे, जल के संरक्षण के लिए। ठीक है, इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, साखू, आंवला, महुआ, इन सबके वृक्ष पाए जाते हैं। आंसर आपको मिल गया होगा सभी को। ठीक है, तो आंसर क्या लगा देना है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा राइट आंसर ए। इस क्वेश्चन में देखो कई सारी चीजें आपको मिल रही हैं। अगर आप ऐसे इन सब चीजों का नोट्स बना रहे हो ना, सच में आपको काफी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आप करके आओगे। ठीक है, आगे आ जाओ। पूछा गया टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? बताओ भाई टैगा वन कहां मिलेंगे? टैगा वन ब्राजील में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, भारत में। टैगा वन कहां मिल जाएंगे? काराकुम डेजर्ट पता कहां पर? काराकुम, ये पीसेस में 2-3 बार पूछा गया है। काराकुम डेजर्ट कहां पर है? हाँ, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, बिल्कुल सही बात है।
बताओ भाई टैगावन कहाँ पर है, सॉरी ये आपके काराकुम कहाँ पर है, टैगावन किस देश से पाया था टैगावन, आंसर देखो यहाँ पर आ गए हैं भाई। आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, टैगावन कहाँ मिलेंगे, रूस में मिलेंगे। टैगावनों के अंतर्गत क्या है भाई, विश्व की 25% वन भूमि शामिल है। कितनी, विश्व की 25%। ठीक है, और टैगा वनों को बर्फीले वनों के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर लार्च है, श्यूस है, पाइन है, शंकुधारी वृक्ष आते हैं इनमें। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी आंसर रूस आ रहा, उन सभी का सही आंसर है, सभी का सही है। अब यहाँ पर काराकुम डेजर्ट कहाँ पर, कजाकिस्तान एक आंसर आया दिव्या मिश्रा का, काराकुम डेजर्ट के बारे में। कजाकिस्तान है, और एक और है तुर्कमेनिस्तान भी आता है ना, तो कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान में दो जगह है, दोनों याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है। दो जगह हैं और दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक है किजिलकुम, एक पड़ता है किजिलकुम, किजिलकुम डेजर्ट, ये भी आपके 3-4 जगह फैला हुआ है। किजिलकुम कहां कहां पर है, किजिलकुम कहां पर है, तो आपको देखो यहां पर आपने दो देखो इसमें लिखे ही थे, एक और ऐड कर लेना, उज्बेकिस्तान है। ये दो तो आएंगे ही आएंगे, और एक उज्बेकिस्तान को ऐड कर लो, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये ध्यान रखो उज्बेकिस्तान, और ये दो और ऐड कर लो, तो ये दोनों मिला लोगे तो किजिलकुम। इसलिए आपको हमने दोनों एक साथ बता दिए, अब नोट कर लोगे तो दोनों आसान है। कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का कौन सा डेजर्ट है, काराकुम है। किजिलकुम में कौन है, तो उज्बेकिस्तान और ऐड कर लो, दो ये वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चले। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है, रशिया, रूस है आपका, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण पूर्व एशिया है, और भारत है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड, कहां नहीं मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बताओ कहां नहीं मिलेगा। दो आपको बताए थे, एक और ऐड कर लेना उसमें, बस उज्बेकिस्तान को हो गया आपका आंसर। क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का जवाब सही, बफरिंग हो रही है, कई लोग बफरिंग क्या कर देते बार बार। लिटिल सैंडी डेजर्ट कहां पड़ता है, लिटिल सैंडी, लिटिल सैंडी भी डेजर्ट एक है। आंसर यहां पर ये आ रहे हैं। बफरिंग हो रहा, किधर हो रहा भाई बफरिंग, तो यहां पर बिल्कुल सही चल रहा है। आप में से सबको अगर हो रहे हो तो बताना, एक आधे लोग अगर आपका हो रहा तो आपके उधर नेटवर्क की दिक्कत होगी इसलिए हो रहा, नहीं तो इधर बिल्कुल सही चल रहा है, यहां से कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, यहां से कोई समस्या नहीं है। रूस आंसर आया है। ग्रेट सैंडी, सिंपसन, तनामी, तनामी डेजर्ट भी एक है, तनामी डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एक है, ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो तनामी, लिटिल सैंडी, ग्रेट सैंडी, तनामी, ये सब आपके, सिम्पसन, गिब्सन, ये सब आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया, और एक है तिरारी, एक तिरारी डेजर्ट ही पड़ता है। ये सारे के सारे आपके ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ये आपको डेजर्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के बता दिए, नोट करना हो कर लो। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता, कहां पे नहीं मिलेगा भाई, ये आपको कहां नहीं मिलता, देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है रूस में नहीं पाए जाते हैं। आंसर भी आप लोगों के सही हैं, ठीक है, तो रूस में नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कहां पर रहेंगे, तो भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में लगभग 28 डिग्री तक विस्तृत हैं। तो भूमध्य रेखा है आपकी, यहां पर 28 डिग्री तक आपके विस्तृत होंगे बस। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, प्रशांत द्वीप पर पाए जाते हैं। अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी याद रखिएगा। भारत में अंडमान में मिलता है। आंसर यहां पर पूछा है कहां नहीं मिलता है, तो रूस में नहीं मिलेंगे, बस राइट आंसर आपका हो गया। ए वाले सारे सही हैं, ए वाले जितने लोग लगा रहे हैं सभी के सभी सही हैं। आगे आ जाओ। पूछा गया है रोडेंड्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज ऑफ, की विशिष्ट प्रजाति है रोडेंड्रॉन, किसकी विशिष्ट प्रजाति है, अल्पाइन की, मैंग्रोव की, गैंगेटिक प्लेन या ट्रॉपिकल जोन, बताइए आंसर लगाया करो भाई, आंसर लगाया करो सब लोग। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं बताओ, 7 पहाड़ियों का नगर, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपके आर में बहुत आते हैं। और आर में क्या है मतलब, चाहे जो पेपर दोगे वहां पर ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे है,
भारत का बगीचा किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, भारत का बगीचा, ये भी बता दो, भारत का बगीचा, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो पूछा गया रोडेंड्रॉन विशिष्ट प्रजाति है, आंसर ए और बी में आ रहे हैं, ए और बी, ए और बी आंसर आ रहे हैं भाई, ए और बी देखो यहां पर। रोडेंड्रॉन जो है अल्पाइन क्षेत्र की विशिष्ट प्रजाति है, या फूलों वाले पौधों की एक प्रजाति है, जो फूल फ्लावरल पौधे हैं ना, उनकी एक विशिष्ट प्रजाति है। इसमें झाड़ियां पेड़ शामिल हैं। वृक्ष जो है अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहां मिलेंगे उत्तरी गोलार्ध, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, पूछा गया यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाले सभी सही हैं। 7 पहाड़ियों का नगर, आंसर यहां पर रोम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, आप लोग देखो कितना जानकार हैं आप लोग। रोम कहां पड़ता है, इटली में पड़ता है, ठीक है। और भारत का बगीचा किसको बोलते हैं, बेंगलुरु। दिव्या पोरवाल का आंसर है कि भाई आंसर क्या है यहां पर कि बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु बिल्कुल सही है आपके भारत में, इसको भारत का बगीचा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात। ऐसे आंसर करते चलो बस। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहेंगे, तो ये रूस को ही बोलते हैं, पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का बेबीलोन, ये किसको बोलेंगे, ये भी रोम को ही कहा था पश्चिम का बेबीलोन, ठीक है। आगे चलते हैं। यूकेलिप्टस वृक्ष कहां पर जंगली अवस्था में पाए जाते हैं, जापान में, चीन में, श्रीलंका, भारत में। यूकेलिप्टस ट्रीज आर फाउंड इन द वाइल्ड, इन चलो भाई लगाओ आंसर जल्दी जल्दी से। यूकेलिप्टस वृक्ष कहां पर जंगली अवस्था में पाए जाते हैं, क्या आंसर लग रहे हैं, ठीक है। आंसर यहां पर आ गया जापान, जापान आंसर आया भाई। बाकी लोग भी बताइए, एक दो क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे, 2 क्वेश्चन कोई बताएगा। एक हवा वाला शहर किसे कहते हैं और एक बगीचों का शहर किसे कहते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा था कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं, ऐसे एक है हवा वाला शहर किसे कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे और है, देखो ये चीज आपको याद हो जाएंगी अभी भी, आज क्लास करते करते। हवा वाला शहर क्या पूछा भाई, हवा वाला शहर और बगीचों का शहर। तो हवा वाला शहर बताओ भाई किसे कहेंगे, और बगीचों का शहर किसे कहेंगे, बगीचों का शहर। ये दोनों क्वेश्चन है और इन दोनों के आंसर एक ही हैं। तो यहां पर पूछा गया यूकेलिप्टस वृक्ष कहां पाया जाता है, पता नहीं है सर, प्रिया कुमारी कह रही पता नहीं, कोई बात नहीं। हवा वाला शहर जयपुर, हवा वाला शहर जयपुर जयपुर नहीं है, लखनऊ आंसर आ रहे हैं, जयपुर आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। कई लोग देखो आंसर जयपुर आ रहे हैं, कई लोग लखनऊ आ रहे हैं। भाई ये दोनों शहर आपके यूएसए में पड़ते हैं, शिकागो, यूएसए में जाएंगे, यूएसए में है शिकागो, वहीं पर है। इन दोनों ही क्वेश्चन उसके, हवा वाला शहर शिकागो को, बगीचों का शहर शिकागो को बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर कर लेना भाई, बगीचों का शहर। हमने अभी क्या पूछा, भारत का बगीचा पूछा था बेंगलुरु को, तो आंसर यहां पर सभी लोग इंडिया में बता रहे हैं। भाई देखो यूकेलिप्टस तो किस कुल का आता है, तो मिंटेशी कुल का है, मिट्रेशी कुल का पौधा है, ये एक वृक्ष है। यह सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाता है। सबसे अधिक कहां मिलेगा, तो यूकेलिप्टस के भारत में क्या कहते हैं, आतंकवादी वृक्ष कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं इसको, आतंकवादी वृक्ष कहते हैं। तो ये आतंकवादी वृक्ष कहां है भाई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा। कौन, यूकेलिप्टस का पर्यावरण का शत्रु कहते हैं या पर्यावरण का आतंकवाद कहते हैं, इसी तरह कुछ कल्पना, इसको एक संज्ञा दी जाती है। वृक्ष का आमतौर पर प्रयोग ईंधन, कागज आदि बनाने में करते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां में, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो जो लोग आंसर लगा रहे थे भाई देख लो, आंसर आपका क्या है यहां पर, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए। राइट आंसर सी राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछे हजारों हाथियों का देश, आप जानते होंगे, सफेद हाथियों का देश, तो बताओ दोनों क्वेश्चन के आंसर करने, हजारों हाथियों का देश और सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश, तो हजारों हाथियों का देश और सफेद हाथियों का देश किसे कहेंगे, हजारों हाथियों का देश और सफेद हाथियों का देश। थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड किसे कहेंगे भाई, थाईलैंड किस लिए आंसर है, तो हजारों हाथियों के लिए है, किसके लिए है, तो थाईलैंड आपका सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड क्या है, सफेद हाथियों का देश है, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोलते हैं। हजारों हाथियों का देश किसे कहेंगे, दोनों का आंसर एक नहीं, अलग अलग है।
कई लोग सोच रहे सर एक ही होगा। आप में से कई लोग आंसर देखो लगा रहे हैं इस चीज को। तो देखो भाई, हजारों हाथियों का देश क्या है आपका? ये आपका थाईलैंड है, ये आपका लाओस है। हजारों हाथियों का देश लाओस को बोलते हैं। हजारों हाथियों का देश लाओस है। वेरी गुड। तो ध्यान रखना इस चीज को, ऐसी चीजें पूछते हैं आपसे। इंग्लैंड का बगीचा किसके कहेंगे? तो इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहते हैं। इंग्लैंड पढ़ते ही इंग्लैंड का बगीचा, अगर आपसे इससे पूछ ले कि इंग्लैंड का बगीचा किसको कहेंगे, तो उसको बोलते हैं कैंट को। कैंट को बोलते हैं इंग्लैंड का बगीचा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़े से छोटे छोटे फैक्ट हैं। आपको हर क्लास में थोड़ा सा हम डोज देते जा रहे हैं जीएस का, और ये थोड़ा थोड़ा सा डोज जो पर डे लेता जाएगा और रखता जाएगा, स्टोर कर लेगा, उसको चीजें याद हो जाएंगी। और जिसको याद है अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों ही फायदे हैं। पूछा कि विश्व में शीघ्रता से कम होते प्राकृतिक संसाधन है, पानी है, वन है, पवन है, या सूर्य का प्रकाश है? बताइए क्या है? तो छोटा छोटा सा डोज लेते रहो पर डे और चीजें बनाते रहो, नोट्स तैयार करते रहो। देखो बहुत अच्छे से नोट्स आपका तैयार होगा। बताइए, कैंट प्योर वाटर कैंट प्योर वाटर, क्या आंसर है? कैंट जो है इंग्लैंड पड़ता है, जगह पड़ती है इंग्लैंड में, कैंट। चलिए आंसर भी आ गए यहां पर। पानी, कोई कह रहा वन। बताओ भाई, वन है कि पानी है? क्या आंसर लग रहा? वन है सर, पानी ज्यादा खतरे में है, उसके बाद वन है। क्या बात है, पानी ज्यादा खतरे में चल रहा भाई। तो देखो, विश्व में शीघ्रता से कम होते प्राकृतिक संसाधन वन है। वर्तमान में बढ़ते शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार के कारण देश में वनों की कटाई की जा रही है, जिस कारण लगातार इनका ह्रास हो रहा है। जिस कारण जंगल तो है ही पानी लाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर जो वन वाले हैं वो सभी सही है। देखो, वे संसाधन जिन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया सकता है, बिना किसी रूपांतरण का उपयोग किया सकता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखो, प्राकृतिक संसाधन की डेफिनेशन आपको मिल गई। मेंस में कभी आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं एक लाइन से कि प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं। तो क्या करें भाई, ऐसे जिन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और बिना किसी रूपांतरण के उनका सीधे सीधे प्रयोग कर सकते हैं। वन है, पानी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, आदि सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो भाई सभी का आंसर यहां पर हो जाता है सही, वन। राइट आंसर हो जाएगा वन। तो हो गए सभी के, लगा दिया आंसर। आगे चलें, चलो। किस देश में अमेजन का भाग नहीं है? नहीं है, कोलंबिया, ब्राजील, सूरीनाम, मैक्सिको। कहां पर नहीं है पूछा गया है। किस देश में अमेजन का भाग नहीं पाया जाता है? बताओ भाई, अमेजन का भाग कहां नहीं मिलेगा? सेशन को लाइक कर दो भाई, जो लोग क्लास में आ चुके हैं, लाइक वाइक नहीं किया कर दो जल्दी से। और ये क्लास शाम को 7 बजे होती है, तो भाई 7 बजे सारे के सारे आ जाए करो। जितने लोग हैं सभी लोग 7 बजे अपनी उपस्थिति लेकर जरूर आ जाएं। कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं आंसर है क्या। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताते हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करते चले सभी लोग। आंसर मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में नहीं है। अमेजन वर्षावन कहाँ मिलेंगे? तो बिल्कुल सही बात है भाई, मैक्सिको कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ये ध्यान रखो। और मैक्सिको जो है, अमेजन का विस्तार यहाँ पर नहीं है। और अमेजन का विस्तार दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। तो अमेजन विश्व का सबसे बड़ा क्या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, जो क्या है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और उसके सहायक नदियों के बेसिन में मौजूद है। तो ये आंसर आप सभी का सही है। जितने लोगों ने आंसर यहाँ पर लगाया था सभी का सही है। आंसर क्या है? आंसर आपका डी राइट आंसर होगा भाई। क्या है? मैक्सिको है, मैक्सिको है। बहुत अच्छी बात है, देखो आंसर अच्छे लगा रहे हैं, ये बहुत सही है। पाइन ट्रीज आर फाउंड इन, पाइन ट्रीज कहाँ मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय, कॉर्निफेरस, अल्पाइन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये तो थोड़ा सा आसान है ना, ये थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। लगाओ फिर जल्दी से। चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी से बताइए आंसर इसका। अच्छा, पिरेनीज पर्वत आप लोगों ने सुना होगा ना, पीसेस में क्वेश्चन आया था, पिरेनीज नहीं पता है? बता दो जल्दी से। अच्छा, पिरेनीज पर्वत किसके से बीच में सीमा बनाता है?
पिरेनीज पर्वत किसके किसके मध्य में सीमा बनाता है? ये पूछा गया ना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पिरेनीज पर्वत और एक आपका जूरा पर्वत है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जूरा पर्वत। ये दो पर्वत बहुत बार पूछे गए। तो जूरा पर्वत किससे भी सीमा बनाएगा और पिरेनीज। आंसर यहां पर आ रहे हैं शंकुधारी ठंडे वन। तो देखो भाई आंसर क्या है, चीड़ या पाइन शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ये आमतौर पर कैसे होंगे, उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इनका विस्तार मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया में भारत, वर्मा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपींस द्वीप समूह में है। तो याद रखेगा कहां कहां पर पाए जाते हैं। भारत में राज्य भी दिए गए हैं। तो आंसर यहां पर क्या लगा दोगे, तो आपको पता ही भाई शंकुधारी वन है चीड़। आप जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, फ्रांस और स्पेन आंसर आ गया है, फ्रांस और स्पेन। ठीक है, फ्रांस और स्पेन। पिरेनीज कहां मिलेगा भाई, तो पिरेनीज आपका फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। तो दो देश है यहां पर, एक है आपका फ्रांस, आपका प्यारा फ्रांस और स्पेन। ठीक है, स्पेन। और दूसरा एक क्वेश्चन और है, जूरा पर्वत कहां पर है? जूरा पर्वत भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जूरा पर्वत भी बताएंगे आप लोग कि भाई जूरा पर्वत कहां मिलेगा। तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। तो फ्रांस आपका कॉमन है यहां पर। अगर आप मैप देखते हो तो आपको पता होगा फ्रांस और कौन सा है। याद करना, देखो ये सब लिखो भी और याद भी कर लो, क्योंकि ये बहुत आते हैं, पीसीएस हो, आरओ हो, कोई भी एग्जाम आप देने यार वहां पर आएगा। तो फ्रांस है और क्या हो गया साथ में इसके, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड फ्रांस में आपका क्या है, जूरा पर्वत है। पिरेनीज पर्वत कहां, फ्रांस और स्पेन में है। याद हो गया होगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, आगे चले। प्राकृतिक वनस्पतिक पेटियों का अनुक्रमण हमें दिखाई पड़ता है। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट या थॉर्न फॉरेस्ट। क्या है आंसर? तो दो पर्वत, उनकी सीमाएं, बाउंड्रीज याद रखनी है आपको। अच्छा, अबिसीनिया पठार कहां कहां फैला पता है? अबिसीनिया पठार कहां कहां फैला है? ये दो जगह फैला है। अबिसीनिया पठार दो जगह फैला, दो देशों में है। कहां कहां पर है? ये आंसर आ रहा, चलो लगाते चलो, आंसर लगाते चलो। क्या लग रहा भाई? प्राकृतिक वनस्पतियां पेटियों का अनुक्रमण हमें दिखाई पड़ता है। कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो देखो यहां पर ये अनुक्रमण जो है पर्वतीय वनों में दिखाई पड़ता है। कहां पर? पर्वतीय वनों में। तो आंसर यहां पर कई लोग के आंसर देखो, तो यहां पर पर्वतीय वन आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियों पेटी अनुक्रमण, सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो है, तो आंसर यहां पर सी है। और शायद आंसर किसी का भी सी नहीं आया है, इसमें किसी का भी आंसर सी नहीं आया है। अबिसीनिया पठार दो जगह पर है, एक सोमालिया और एक इथोपिया। बिल्कुल सही है। तो दो जगह पर है, एक इथोपिया में है और एक सोमालिया में है। ठीक है, तो जिनको एक पता है बहुत अच्छी बात, जिनको एक को नहीं पता वो ये दोनों नोट कर लो। ठीक, आगे चले। देखो यहां पर गोविंद सागर जलाशय पंजाब में किस नदी पर है? सोन है, सतलज है, रिहंद है, चेनाब है। बताइए आंसर। क्या रहा इस क्वेश्चन का सही जवाब? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या लगाएंगे? बी आंसर है वैष्णवी का। सतलुज है कि सतलज है? द रिजर्वायर गोविंद सागर इज ऑन विच रिवर इन द पंजाब। तो भाई कौन सी नदी पर है भाई? सतलज नदी है, सतलुज नहीं है। इसका नाम गुरु गोविंद सिंह के 10वें जो सिख गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में रखा गया। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में एक जलाशय है। गोविंद सागर 1962 में एक जल पक्षी सुरक्षित आश्रय के रूप में घोषित किया गया। ओके, तो जिनका भी आंसर सतलज आ रहा है बिल्कुल सही, सतलज है भाई, सतलज। सतलुज नहीं है, लूज नहीं करना इसको। कई लोग कहेंगे सर टाइप हो गया गलती से। तीस्ता जो आपका हाइड्रो पावर परियोजना है लगाने की प्रस्तावित है कहां? ओडिशा में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। 2021 एआरओ के एग्जाम में, 2021 एआरओ।
बताइए क्या है इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी से बताइए। तीस्ता हाइड्रो परियोजना कहां पर है भाई? तो तीस्ता जो आपका क्या हिमालयी राज्य सिक्किम में 2017 की शुरुआत में 1200 मेगावाट की तीस्ता स्टेज 3 परियोजना जो है शुरुआत हुई थी। कब? 2017 की शुरुआत में 1200 मेगावाट की है। इस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है यह तीस्ता परियोजना। तीस्ता नदी पर विकसित करी गई, ये भी ध्यान रखना है। और इसका स्वामित्व जो है तीस्ता ऊर्जा के पास है। तीस्ता जो यहाँ पर आपकी कई सारी परियोजनाएं हैं, तो इनके मेगावाट याद रखना भाई, कब पूरी हो रही ध्यान रखो। कहां पर है आपसे यही पूछा गया सीधे सीधे। कई लोग पश्चिम बंगाल आंसर, कई के सिक्किम आंसर है, तो भाई सिक्किम वाले सही है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा सही हो जाओ, सिक्किम में आ जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन है पॉलिटी का, बताओ सिक्किम पूर्ण राज्य दर्जा कब मिलता है इसको? किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा ये जानना चाहते हैं भाई हम सभी से, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? ये बात कितने लोगों को पता है? क्योंकि पीसीएस में आया क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछ रहे आपसे। जो भी चीजें हम पूछते हैं ना वो सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, और जो चीज एग्जाम में आयोग ने क्वेश्चन उठा दिया है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको रट के रखना है किसी भी तरह से। देखो कितनी शानदार बात है, कोई 36वां बता रहा, कोई 35वां बता रहा, कोई 1975 बता रहा। चलिए भाई, बहुत विद्वान लोग हैं आप लोग। ठीक है, तो बताओ यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करना और आगे चलते हैं। पूछा गया तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? कावेरी, ब्यास, झेलम, गोदावरी? 36वां से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। चलो बताओ जल्दी से। 35 में थोड़ा सा, 36 में पूरा। सर 35 पक्का? झेलम आंसर आया इस क्वेश्चन का, झेलम आंसर आया है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम बता नहीं रहे, इसलिए हमने आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए कमेंट में। आज के क्लास का यही आपको कमेंट का क्वेश्चन है कि कमेंट में आपको आंसर करना है कि 35 और 36 दोनों के बारे में, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, कई लोग कंफ्यूज करते हैं, आप भी हो रहे हैं, इसीलिए पूछा है। तो जिनको नहीं पता है वो लोग सर्च करके फिर कमेंट करना, जिससे आपको ये याद हो जाए, क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना ये। बहुत से लोग 35 कहते हैं, बहुत से लोग 36 कहते हैं, तो क्यों 35 है, क्यों 36 है, क्यों कंफ्यूजन है, ये आपका सही होता है। इसलिए कमेंट में करके जाना है इस क्वेश्चन को। आज क्लास में नहीं, क्लास जब हो जाएगी ना उसके बाद कमेंट करना है इसके बारे में। तुलबुल परियोजना किस नदी समझ में? तुलबुल परियोजना कहां पर? झेलम नदी पर स्थित है आपके तुलबुल परियोजना। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वुलर झील के मुहाने पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के लोगों को माल परिवहन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिए आंसर यहां पर क्या है, झेलम। झेलम याद रखना भाई, झेलम सभी लोग। नेक्स्ट यहां पर है, दूसरी पीडीएफ लेनी पड़ेगी। चलो 1 मिनट रुको बस। चलो ये देखो, पूछा है 18 अक्टूबर 2016 को केंद्र ने वस्तु और सेवा कर के लिए दर संचार में कितने स्लैब का प्रस्तावित किया था? 6, 3, 4 और 2। हम्म 36 में है, 35 में है। हम चाहते हैं भाई ये बात सभी लोग जान जाएं। और इसीलिए ये बात हम जो है यहां नहीं देखेंगे, आप वहीं बताओगे। बताइए आंसर क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का सही जवाब? कितने स्लैब दिए गए थे यहां पर? देखो कुछ चीजें हम जानबूझ के छोड़ते कि आप लोग इसी बहाने से आप में से बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग सही आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो लोग भी जान जाएं, वो लोग भी इसको कमेंट करें। चलो 05 तो 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं भाई। 2016 के एआरओ के पेपर में आया था। देखो 18 अक्टूबर 2016 को जीएसटी जो है काउंसिल द्वारा जीएसटी की 4 दरें 5, 12, 18, 28 प्रस्तावित की गई थी। ध्यान रखिएगा। और एक ऐसा कर है, तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष सेवा कर है। अप्रत्यक्ष कर आपका है एक तरह का ये जीएसटी। तो वस्तु और सेवा कर कैसा है? अप्रत्यक्ष है। 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से, ये डेट भी पीसीएस में आ चुकी है। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है। तो जो चीज पीसीएस पूछ लेगा ना उससे आप बिल्कुल रट के रखो, वो कहीं भी दोबारा पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या लगेगा इस क्वेश्चन का? 4 हो जाएगा, 4। आगे चलो। भारत में कृषिगत आय पर कर लगाने का अधिकार किसमें निहित है? कृषिगत, तो राइट टू इम्पोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज वेस्टेड। तो भाई कौन करेगा? कृषिगत कर कौन लगाएगा? बताइए आंसर, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या है सही जवाब इसका? राज्य करेगा, दोनों करेंगे। कई लोग कह रहे हैं सर बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कृषिगत आय पर कर लगाने का अधिकार निहित है। किसमें निहित है भाई? तो देखो, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कृषि आय कर हैं, कृषि जोत कर हैं, बिक्री कर है, राज्य उत्पादन कर, मनोरंजन भूमि कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, व्यावसायिक कर, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो देखो, निगम कर है, आय कर है, संपत्ति कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, ये सारे हैं। अलग अलग कर दिया आपने दोनों। आप लिखना चाहो अलग अलग लिख सकते हो इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर यहां पर क्या है? जिनका भी आंसर स्टेट गवर्नमेंट आंसर आ, उन सभी का सही है। कई सारे कर स्टेट गवर्नमेंट लगाती। तो ए वाले आप में से कई लोगों ने आंसर ए लगाया, तो भाई वो लोग भी सही हैं जो लोग ए लगा रहे हैं, वो लोग सही जो ए लगा रहे हैं। आप में से कई लोग हैं जो ए नहीं लगा रहे थे पहले, कोई लगा रहा था, खैर तो दोनों ही है सर, दोनों कर लेंगे भाई, दोनों कैसे कर लेंगे बताओ? ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ने को प्रायोगिक परियोजना के रूप में किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है 1990, 1998, 92, 99। मेला कर कौन लगाता है सर? मनोरंजन कर कौन लगाता है भाई? राज्य सरकार लगाती है। बिल्कुल सही है। उमा देखो कह रही कि सर पढ़ा रहे हैं भाई, लाइक कर दो क्लास को। तो लाइक वाइक करते हैं नहीं ये लोग। आप लाइक करोगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, हाँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है। कई लोग ऐसे पूरी क्लास कर लेंगे, एक कमेंट भी नहीं करते हैं और एक लाइक का बटन भी नहीं दबाते हैं। उनको लगता है लाइक का बटन दबा दिए कहीं पैसे वैसे मिल गए तो हैं। 1992, 98 कई सारे मिले जुले आंसर है। देखो नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड आपको पता है, नाबार्ड एक संस्था है, ठीक है, नाबार्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1992 में ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह है सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से जोड़ने की योजना को प्रायोगिक रूप में परियोजना आरंभ किया गया था। ये कब? तो 1992। तो जिनका भी आंसर 1992 आ रहा है वो सभी सही है। यहां पर ध्यान रखना 1992 में, 1992 राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें। पूछा गया है विथ यू ऑल द वे इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? बताओ, हर तरह से आपके साथ किस बैंक का प्रचार वाक्य है? आरबीआई का है, एसबीआई का है, पीएनबी का है या बैंक ऑफ इंडिया का है? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। 1988 में स्थापना होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है सभी बताएं। मुझे नहीं पता। तो ये किसका है भाई? ये आपके बैंक कौन सी है? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, इन्हीं का टैगलाइन है ये। आप कभी बैंक गए कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हर तरह से आपके साथ। कौन कहता है? एसबीआई वाले। ठीक है, आगे देखो। पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय ए यूनिवर्सल बैंक? विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं बताओ? एक बैंक जो कई देशों में कार्यरत है, एक बैंक जो समाज के, पूछा गया है अ बैंक प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक बैंक जो विश्वविद्यालयों को सेवाएं प्रदान करता है, एक बैंक जो व्यापारिक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देता है। बताएंगे भाई क्या है इसका? तो एसबीआई। आप में से कई लोग एसबीआई गए होंगे, एसबीआई में जाके परेशान भी हुए होंगे, तो याद रखना है ये लाइन, भूलना नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक का क्या मतलब होता है? देखो भाई, विश्वव्यापी बैंक,
तो यूनिवर्सल बैंक एक बैंक है जो व्यापक स्तर पर क्या करती है, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देती है, जिसमें खुदरा वाणिज्य निवेश सेवाएं शामिल है। विश्वव्यापी बैंक का लाभ क्या है भाई, वह ग्राहकों को एक ही छत के नीचे सभी वित्त का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। एक ही छत के नीचे मतलब एक ही जगह पर। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास चेकिंग खाता, ऋण बंधक, परिसंपत्ति प्रबंधन सेवाएं और भी कई सारी सेवाएं हैं, तो एक ही संस्थान में हो सकती हैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या है, आंसर आपका हो जाता है डी, अ बैंक दैट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा। नहीं अकाउंट है, ना ही बैंक गए हैं कभी, क्या बात है भाई, बैंक भी नहीं गए। मुंबई स्थित मुख्यालय किसका है, आरबीआई का। पूछा गया स्थापना कब हुई आरबीआई की, दो क्वेश्चन यहां पर। आरबीआई बैंक बहुत अच्छी मेरे यहां की। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, बताइए। तो देखो भाई, आरबीआई की स्थापना 35 में थी, 40 में, 32, 47 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो भाई ध्यान देना है आरबीआई का के बारे में। ये 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। जैसे आपसे पूछे आरबीआई अधिनियम कब बनाया गया, तो 1934 के प्रावधानों के अनुसार ये आरबीआई अधिनियम 1934 है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से कहां लाएगा, मुंबई कर दिया, ट्रांसफर कर देगा। वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर कौन, संजय मल्होत्रा, ये 26वें है, 2025 की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये पेपर जब दिया गया था उस समय की चीजें बता रही है, ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर क्या है, तो आंसर जिनका भी आंसर है 1940, 1935, देखो ये आंसर, ये 1935 याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन पे इस पे मत जाया करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बताते हैं ना, इसको ध्यान दिया करो। कई बार ऑप्शन बी सी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछा गया सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयर धारिता कितनी है, 51%, 25%, 75 या 33, कितनी है ये। तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता से मुंबई आता है, पहले कोलकाता था अभी मुंबई है, तो ये ध्यान रखना आपको कब है। तो कितने % शेयर धारता की बात होती है, ध्यान है 51%। सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयर धारता 51% है। कितना है, 51% है। आप में से कई लोग के आंसर 51% आ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या है, पहला ही सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्वीकृति सरकार द्वारा न्यूनतम शेयर धारता 51%। अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है, आरटीजीएस, नेफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, स्विफ्ट। बताइए भाई क्या प्रयोग करते हैं, आप में से कई लोग करते भी होंगे इसका। तो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो किसका प्रयोग, आरटीजीएस का करेंगे कि स्विफ्ट का करें। भाई स्विफ्ट का करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए स्विफ्ट का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम में स्विफ्ट की फुल फॉर्म पूछी गई एक बार, तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म, सही आंसर यहां पर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन प्रयुक्त होता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है, तो आप जरूर याद रखें। पीसीएस में पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, स्विफ्ट, क्या याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर लगा देना है क्या, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें सभी लोग। किसानों के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है भाई, रूरल बैंक है, लोकल लेंडर्स हैं, या नेशनलाइज्ड बैंक हैं, या सहकारी एजेंसी हैं। विच आर द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स फॉर ऑफ मनी लेंडिंग टू फार्मर इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में कैसे मिलेगा पैसा, बताओ आंसर। तो बताओ भाई, 2021 में आरओ में ही क्वेश्चन पूछा है ये। तो देखो सहकारी ऋण समितियां जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। इसकी स्थापना छोटे मध्यम किसानों की संपूर्ण ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो यहां पर आंसर क्या लग रहा है, आंसर जिनका भी आंसर आ रहा है यहां पर सही आंसर क्या है भाई, तो सहकारी एजेंसी, कोऑपरेटिव एजेंसी आंसर हो जाएगा, कोऑपरेटिव एजेंसी। आगे चले। भारत में नाबार्ड जो है, नाबार्ड बैंक में किस में से पुनः वित्तीयन उपलब्ध नहीं करता, पुनर्वित्तीयन उपलब्ध नहीं करता है।
बताइए, रीफाइनेंस नहीं करेगा, नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस, नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस। डी आंसर है, बी आंसर लग रहा है, शेड्यूल है, रीजनल रूरल बैंक है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, कौन से हैं? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने की बात है भाई, कौन से हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, नाबार्ड क्या सामूहिक निकाय है जिसकी स्थापना कब होती है? देखो यहां पर क्वेश्चन ध्यान रखना है कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, और ग्रामीण बैंक विकास अधिनियम 1981 के तहत इसकी स्थापना करी गई। इसका मुख्यालय कहां पर? इसका भी मुख्यालय मुंबई में, अधिकतर मुख्यालय जो है बड़े बड़े बैंकों मुंबई में है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। कहां पर? तो रूरल एरियाज जो हमारे हैं रीजन, वहां पर। और नाबार्ड निम्न बैंकों को पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या लगाओगे? आंसर क्या लगाओगे? अब आंसर लगा लोगे? तो निर्यात आयात बैंक तो नहीं है, शेड्यूल नहीं है, रीजनल रूरल बैंक है, तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर लगा रहे, डी आंसर लगा रहे। तो यहां पर उपलब्ध नहीं कराता है, किसको उपलब्ध नहीं कराएगा? तो ये आपका पूछा किसको उपलब्ध नहीं कराएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही है सभी का। ठीक है, फिर ये हो गया, आगे आ जाओ। किस वर्ष में भारतीय रुपया एक माह के अंदर 2 बार अवमूल्यन किया गया था? यह भी आरओ में आया हुआ है, 1190, 91, 92, 94। लगाइए आंसर इसका। सही जवाब क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का? तो भारतीय रुपए का एक माह के अंदर 2 बार अवमूल्यन किया गया। भाई 2 बार अवमूल्यन कब होता है? तो 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन की प्रक्रिया 1 जुलाई और 3 जुलाई 2 चरणों में हुई थी। 1 जुलाई और 3 जुलाई 2 बार हुई थी। और भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया। पहली बार अवमूल्यन कब होता है? 1949 में होता है। देखो ये ध्यान रखना, पहली बार कब होता है? 1949 में होता है। उसके बाद 1966 में होता है, और तीसरी बार 1991 में होता है। तो तीनों बार आपको ध्यान रखना है कब कब होता है। ठीक है, तीनों बार होता है, कब कब ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो गया? 1991 में होता है ये 2 बार। तो आंसर लगा दो यहां पर, ये 2 बार हो गया। ये पूछा गया है आरओ में भी, पीसीएस में कई बार आ चुका। नेक्स्ट आ जाओ। फिर पूछा है दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है क्यों? ये आपके आरओ में भी आया है, और ये आपके पीसीएस में भी आ चुका क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में आ चुका है, और भी कई सारे एग्जाम में, बिहार में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। राइट आंसर इसका क्या लगाओगे? मोबाइल की बैटरी डेड हो गई तो मोबाइल को लगाओ चार्जिंग पे, बैटरी दो, उसको खाना दो, जल्दी से मोबाइल चार्ज हो जाएगा, क्लास करते रहो। अब आप चार्जर अब ये फोन डाउन होगा तो इसमें हम क्या सकते हैं बताओ? है? इस बात को सार्वजनिक रूप में व्यक्त करने कोई मतलब नहीं है कि भाई सर चार्जर डाउन, अब फोन हमारा बैटरी डाउन हो गई है, तो जल्दी से ढूंढो चार्जर कहाँ गया। क्या लग रहा है आंसर? आंसर यहाँ पर भाप की ऊष्मा संरक्षित रहती है। डी आंसर आ रहे हैं कई सारे लोगों के। तो कुकर, बंद कुकर में जल वाष्प द्वारा आरोपित जल दाब जो है जल के क्वथनांक को घटा देता है। तो आंसर यहाँ पर आप लोग काफी अच्छे आंसर करते हैं भाई। देखो दाब क्या है? कुकर में भोजन शीघ्र पकता है क्योंकि कुकर में बंद जल वाष्प द्वारा आरोपित जल के क्वथनांक में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो डी वाले जो लगा रहे तो भाई देख लो पहले। फिर पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या है? कम होने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है, इसलिए समय लगता है। तो आंसर यहाँ क्या पूछा था? यहाँ पूछा दाब कुकर में खाना शीघ्र क्यों पकता है? तो शीघ्र पकने के पीछे कारण क्या है? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। आंसर राइट आंसर ए। कई लोग आंसर डी लगा गए हैं, कई लोग आंसर डी लगा ले। भाई आंसर डी कैसे लगा दिए? सबने आंसर डी लगा दिया, हमको लग रहा मैक्सिमम लोगों ने आंसर डी लगा दिया, घटा दिया है। देखो तब खाना देर में बनेगा ना, अगर घट जाएगा तो देर में नहीं बनेगा, बताओ। हैं? इतना आसान सा गलती कैसे कर देते हो भाई? क्या आंसर लग रहा? अब है सही, समझ में आया? चलो और देखते हैं यहां पर। यदि हम शुद्ध जल में नमक को मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ेगा या
मान में घटेगा, हाफ मान से घटेगा, वही रहेगा, या 3/4 मान से घट जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? याद था, गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया, हो जाता कभी कभी, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई चौंकने वाला विषय नहीं है ये। आंसर क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का? इफ वी एड सॉल्ट टू प्योर वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, डिक्रीज? इंक्रीज होगा, डिक्रीज बाई हाफ वैल्यू, रिमेन सेम, डिक्रीज बाई 3/4। राइट आंसर क्या लगाओगे भाई? देखो यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे चीनी होती है, साधारण नमक है, इनको घुलनशील पदार्थ मिलाने पर शुद्ध पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ने वाले सभी लोग सही हैं, ठीक है। और द्रव का क्वथनांक ताप, जिस ताप पर द्रव के भीतर वाष्प दाब जो है द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये, बहुत यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर लो, क्योंकि यही आएंगे, कोई भी एग्जाम देने जाओ, कई सारे आपको इन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री आती नहीं, देखो थोड़ी बहुत आती है, आप आराम से कर सकते हो। ग्रीष्म मौसम में पानी जो है मिट्टी के मटके में ठंडा होता है, इसका सिद्धांत क्या है? क्योंकि इसका सिद्धांत है क्या? बताओ, इसका सिद्धांत है क्या? आंसर लग रहा है इस क्वेश्चन का? डिफ्यूजन है, ट्रांसपिरेशन है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है? तो ग्रीष्म मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा होता है, क्योंकि इसका सिद्धांत, तो इसका सिद्धांत क्या है भाई? ग्रीष्म, देखो गर्मी के मौसम में आप देखो मटके में पानी कैसा ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है ना। कैसे होगा? वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है, सिंपल सी बात है। वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में जल के वाष्पन के लिए आवश्यक उष्मा मिट्टी के मटके में उपस्थित जल से ली जाती है, और जिसका मटके के अंदर भरा जल जो है क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया? आंसर जिसका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है, कंडेंसेशन वाले गलत हैं, वाष्पोत्सर्जन वाले गलत हैं, विसरण वाले तो पूरी तरह से गलत हैं, वाष्पीकरण हो जाएगा, डी सही आंसर है भाई, डी वाले सभी। तो देख लो भाई, तीसरा ऐसा सही है। उष्मा का सबसे उत्तम चालक है, लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है? बताइए भाई क्या होगा? ठीक है, वाष्पीकरण वाले सही हैं, सभी सही हैं, वाष्पीकरण जो बता रहे हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं बस। बताओ, उष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन है भाई? उष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन है? उष्मा का, तो जिन पदार्थों में उष्मा का चालन शीघ्रता से होता है, वह उष्मा का क्या उत्तम चालक कहलाता है। धातुएं हैं, अम्लीय जल है, उष्मा के क्या सुचालक होते हैं। चांदी क्या सबसे उत्तम चालक है, तो ये तो सबको पता, बचपन से पढ़ते आए। उसके पश्चात फिर एल्यूमिनियम, फिर तांबा आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या लगाओगे? पहले ही लगा दो, फिर दूसरे, एक ये हो गया, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, ऐसे सीक्वेंस भी आपसे पूछ, तब भी आप बता देना। कौन सी तरंगे मुद्रा नोटों में जालसाजी पकड़ने में प्रयुक्त होती हैं? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव? तार बनाएंगे, चोरी ज्यादा हो जाएगी भाई, तार ही पता है गायब हो गया, रात में फिर से लाइट चली गई कहीं, फिर गायब हो गया, तो तार में इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम है, इन सब का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या लगा रहे इस क्वेश्चन का? कौन सी तरंगे हैं भाई? नोट जो है, नोट चेक किया था ना, कौन सी तरंगे प्रयोग करते हैं यहाँ पर? इंफ्रारेड है, देखो यहाँ पर पराबैंगनी तरंगे का प्रयोग करते हैं, जाली नोट को पकड़ने में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया? पराबैंगनी। अल्ट्रावायलेट है, ध्यान रखना, आपके इंफ्रारेड नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं है, और रेडियो वेव भी नहीं है। राइट आंसर अल्ट्रावेव। आगे देखो, तरंग के 2 क्रमागत तरंग श्रृंगों के मध्य, ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट इन अ वेव्स इज रिफर्ड एज, तरंग संख्या, तरंग वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य। यहां पर तरंग दैर्ध्य कर लेना, तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? बताइए आंसर क्या बन जाएगा इसका सही जवाब? सही जवाब इसका क्या है भाई? जितनी भी क्लासेस आपकी होती जा रही हैं उन सबको देखते चलना, और पीडीएफ वगैरह जो है वो हम सब डाल दे रहे हैं टेलीग्राम पर, तो पीडीएफ वगैरह जो रह गई हैं वो भी आज हम डाल देंगे, तो उनको तैयार कर लेना बस, ठीक है। पढ़ लो उसको, कई बार पढ़ लेना है, बैठे बैठे आराम से देखते रहो, पीडीएफ रिवीजन कर लोगे, क्योंकि कई लोग नहीं देखते हैं, क्लास पूरी नहीं देखते दोबारा, तो दोबारा नहीं देखते, लेकिन एक बार जो देखना ही पड़ेगा। आंसर क्या लगा रहे हैं? तरंग दैर्ध्य।
तो देखो दो क्रमागत तरंग सरंग और गर्त के मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यह भी पूछा गया कई किससे प्रदर्शित करते हैं? बिजली की सहायता से किसी वांछित धातु की किसी अन्य धातु पर परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्यूजन, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एक्युमुलेशन। क्या बोलेंगे इसको? बताइए। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि भाई जो अगर इंग्लिश वाला भी है, क्योंकि कई लोग जीएस इंग्लिश से पढ़ते हैं तो सोचते हैं हमें तो पता ही नहीं चलेगा, तो इंग्लिश वाले हैं, तो दोनों ही मीडियम में आपको मिल रहा है। मेंस में क्वेश्चन आया था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेंस में क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। सी आंसर आ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आंसर आ रहा है। देखो क्या होता है, सही आंसर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बिजली की सहायता से किसी वांछित धातु की किसी अन्य धातु पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। विद्युत लेपन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करके विद्युत किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पर सभी के सही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले सारे के सारे सही हैं, सारे सही हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आज आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो बस यहीं पर फिनिश करते हैं इसको, बाकी बातें कल करेंगे। सेशन को लाइक कर दो एक बार सारे के सारे लोग जो लोग क्लास में हैं, और ध्यान रखना सभी लोग कि आपकी क्लास जो है शाम को 7 बजे होती है, तो भाई सभी लोग शाम को 7 बजे क्लास में आ जाएं। और जिन लोगों को आरओ की तैयारी करनी, आरओ हाईकोर्ट की तैयारी करनी, वो सभी लोग ध्यान देंगे। आपका बैच चल रहा है आरओ हाईकोर्ट का, ठीक है, तो भाई जुड़ सकते हैं। उसमें हमारी हिंदी क्लास अभी चल रही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी बहुत डिटेल में, अच्छे से चीज़ों को, हर चीज़ को बहुत डिटेल के साथ, तो आप आरओ का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ये वाला बैच आपका आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट तैयारी आपको करनी है तो एक बार जरूर करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है काफ़ी फैक्चुअल है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ना जरूरी है। जब तक आप चीज़ों को डिटेल से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखो, 200 क्वेश्चन का पेपर है और 200 में कट ऑफ आपको पता है 165 170 तक जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से हर एक फैक्ट को बार बार, कई बार, 1000 बार, 100 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपको चीज़ें याद होंगी। तो इस बात के लिए सभी लोग ध्यान देंगे कि भाई आपका जो पेपर है ये काफ़ी डायनेमिक होता है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको हिंदी भी पढ़नी है, यहाँ पर आप रीजनिंग भी पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पर आप कंप्यूटर भी पढ़ोगे, तो ये तो आपको वो चीज़ें हो गई। और इंग्लिश भी आपकी आ रही है, तो ये तो आपका जीएस से हट गई है सारी, ठीक है। बाकी आपकी जीएस सही है, तो वो चीज़ें और इनको ये सब आपको कंप्लीट करना है। और सब कंप्लीट करने के लिए आपको, जब तक आप एक सीक्वेंस में सही तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक चीज़ें तैयार नहीं कर पाओगे एग्जाम के लिए। तो इस बात को जरूर समझना सभी लोग। इसीलिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवाई जाएंगी, ठीक है। अभी इसमें हिंदी क्लास हमारी चल रही है, तो जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर 7011127226 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर लेंगे। आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। बाकी तैयारी करो अच्छे से, वैकेंसी आएगी, और जब भी वैकेंसी आएगी तो आप प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं एग्जाम के लिए तो ये जान लो कि आप पेपर आएगा, फॉर्म आएंगे और आकर चले भी जाएंगे, और आप रह जाएंगे फिर ऐसे कैसे, ठीक है। चलिए फिर बाकी बातें फिर कल करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। कमेंट में हमने एक क्वेश्चन आपसे दिया है कि भाई सिक्किम जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा एक पूर्ण राज्य बनता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट करके यहाँ पे नहीं बताना, क्लास कट करेंगे उसके बाद बताना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।